कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार सहित हंसी खुशी और सकुशल होंगे और बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे बातचीत। आज मैं आपको बताऊंगी और विराम चिन्ह। काफ़ी समय से मैंने एक बात नहीं कही। इट्स मी डॉक्टर इंदिरा कुंतल। ठीक है, मैं इंदिरा कुंतल, हिंदी टीचर। ठीक है, तो देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में क्या है और विराम चिन्हों की ज़रूरत क्यों है। जब कभी हम लिखते हैं, बोलते समय तो पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे रुके। हम अपने आप ही कम थोड़ा ज़्यादा जितनी देर भी रुकते हैं अपने आप भूल जाते हैं। लेकिन लिखते समय स्पेशली हमें उधर जब लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, तो वहाँ हमें ये बताना पड़ता है ठहर करके, कम या ज़्यादा देर के लिए विराम दे करके अपने लेखन को रुक करके ये शो करना पड़ता है कि हमने यहाँ पे विराम लिया। जब तक हम कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे विराम दिया है। तो इसीलिए लेखन की शुद्धता के लिए और लेखन में लिखते समय अल्प या अधिक समय के लिए विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा में आपको दिया भी हुआ है। टोटल विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इनमें आप देखें, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसे आप कहते हैं। हिंदी में ऐसे लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप आप लगाते हैं ऐसे के। हिंदी में तो विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिंदी विराम चिन्ह है। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है, हिंदी व्याकरण है ना, इसलिए हिंदी विराम चिन्ह। फुल स्टॉप इंग्लिश में लगाया जाता है, हिंदी में विराम लगाया जाता है, इसलिए कहते इसे फुल स्टॉप ही है। ये है। इसके बाद है आपका, तो ये देखिए, जब हमारा कथन वाक्य पूरी तरह से समाप्त अर्थात पूरा हो जाता है, उस समय हम जिस चिन्ह का इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इतनी सी बात कहनी थी कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। बात खत्म हुई, तो हमने यहाँ विराम लगा दिया सबसे लास्ट में। ठीक है, यहाँ जगह कम है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ सेंटेंस को, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका अल्प विराम, जिसे आप कोमा कहते हैं। लिखते समय जब हम बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं, फ्यू सेकेंड्स के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पर जो विराम हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो है अल्प विराम। ठीक है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। जैसे रमा तुमने मुझे जो पत्र भेजा था, रमा तुमने मुझे जो पत्र भेजा था मुझे मिल गया है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ कायदे से क्या आना चाहिए था, रमा तुमने मुझे जो पत्र भेजा था वह मुझे मिल गया है। तो वह नहीं लिखा, वह की जगह पे प्रयोग क्या हुआ, अल्प विराम का प्रयोग हुआ वह के स्थान पर। ठीक है, दूसरा है, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या साइलेंट है, तब के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है अल्प विराम। समझिए आप। इसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम को इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं। लिखते समय जब अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय नहीं आया, अल्प विराम अर्धविराम, क्योंकि वह बीमार था, हम मंसूरी गए, हाथ मुंह धोया। अब देख रहे हैं आप, ज़्यादा देर के लिए हम लोग रुक रहे हैं। हम मंसूरी गए, हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। अब देखो, यहाँ पे कायदे से हम और लगाते हैं हर जगह, तो यहाँ और के लिए यूज हुआ है। हम मंसूरी गए, हम मंसूरी पहुँचे और हाथ मुंह धोया और कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। 4 बार और लगाना पड़ता,
इसलिए और केवल एक जगह यूज हुआ है, बाकी सभी जगह पे क्या यूज हुआ है, अर्धविराम। ठीक है, इससे अगली स्लाइड में बाकी के विराम चिन्ह आगे आगे है बच्चों अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में देखें ये चिन्ह है अपूर्ण विराम का, जिसे कोलन कहते हैं। अपूर्ण विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, दो स्थितियों में या निम्न स्थितियों में किया जाता है, शीर्षकों में। जैसे कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है। ठीक है, दूसरा निर्देश देने के लिए, जैसे सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान छूटे गिराम। इसके बाद देखें आप प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, ये इस तरह से आप लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क को आप ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कहाँ यूज होता है, लेकिन फिर भी जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, या तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिर है नंबर 6 विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन साइन। इसमें देखिए हर्ष, घृणा, क्रोध, विस्मय, शोक आदि भावों के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह कहाँ गया, एकदम आश्चर्य की स्थिति में, अरे वह कहाँ गया। दूसरा वह यहाँ आया है, एकदम आश्चर्य, वह यहाँ आया है। जैसे वाह क्या बात है, खुशी की स्थिति, हर्ष की स्थिति। इसके बाद है बच्चों निर्देशन चिन्ह या डैश। निर्देशन चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं, निर्देशन चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है, किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए। जैसे गांधी जी कहा करते थे सत्य ईश्वर का रूप है, तो देखिए निर्देशन दिया जा रहा है, डैश लगाया गया। संवादों या वार्तालापों में, जैसे ग्राहक दुकानदार से पूछता है इस छाते का मूल्य क्या है, या फिर कुछ भी आप इसमें देख सकते हैं। छाता ही नहीं, कोई भी आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं, तो उससे ग्राहक जो भी पूछ रहा है, दुकानदार और ग्राहक के बीच जो संवाद हो रहा है उसके बीच में, दोनों के बीच में डैश लगेगा। ठीक है, दुकानदार ने कहा तो भी डैश लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ग्राहक ने मुझे छाते का मूल्य का, दुकानदार ने कहा, अब यहाँ देखेंगे आप दुकानदार, फिर डैश लगाएंगे, बोलेंगे 100 रुपये या 150 रुपये जो भी। ठीक है, इससे आगे के साइन बता रही हूँ मैं आपको। इससे अगला चिन्ह है, मैं आपको बता रही थी डैश के लिए। ठीक है, जो अगली स्थिति थी किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए। इसमें देखें जैसे विद्यार्थी में दो गुण अवश्य होने चाहिए। कौन कौन सा? नंबर 1 आज्ञाकारिता, नंबर 2 परिश्रमशीलता। इसके बाद अगला चिन्ह है, 8वां जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह या हाइफन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, जो छोटा सा डैश होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1 शब्द युग में या पुनरुक्त शब्दों में। शब्द युग ऐसे शब्द जो हमेशा साथ साथ जोड़े के रूप में आते हैं, या पुनरुक्त माने एक ही शब्द को रिपीट करना। जैसे हानि लाभ जीवन मरण, तो आप देखते हैं हानि लाभ ये दोनों विलोम शब्द हैं और मोस्टली साथ ही आते हैं। इसके बाद है जो दूसरी स्थिति है, कभी कभी तत्पुरुष समास के दोनों पदों में। हमेशा तत्पुरुष समास के दोनों पदों में नहीं आता, कभी कभी आता है। जैसे जीवन क्रम, जीवन का क्रम। तुलना की अवस्था में, जैसे तुम सा मूर्ख कोई और नहीं है, तुम सा मूर्ख कोई और नहीं है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों 9 नंबर का उद्धरण चिन्ह, जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये इकहरा और दोहरा होता है, सिंगल वाला और डबल वाला। तो इसमें इकहरा और ये दोहरा होता है। इसमें आप देखें तो इकहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि इसका चिन्ह ये है सिंगल ऊपर कोमा, ये कब लगाया जाता है? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, जैसे कि हमारे महान लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका उपनाम क्या था? निराला। तो ऐसी स्थिति में उपनाम के आगे रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के आगे, जैसे प्रियतम कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
निराला जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है प्रियतम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कहा गया प्रियतम, ये कविता का नाम है, इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। और देखो ये उनका उपनाम आ गया निराला। इसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति के कथन को, किसी व्यक्ति की कही बात को एज इट इज कहें, बिल्कुल उसी अवस्था में कहें जिस तरह से उसने कहा है, उसमें कोई फेरबदल न करें, उस स्थिति में इसका दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इससे आगे हम बताते हैं अगले में इसके आगे के चिन्हों के बारे में। तो बच्चों ये है नंबर 10 पे कोष्टक। ब्रैकेट आपने देखे हैं 3 तरह के होते हैं। इसमें लघु ब्रैकेट मतलब लघु कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। हिंदी में जब मैथ पढ़ते हैं हिंदी में, गणित करते हैं तो कोष्टक बोलते हैं। और ये जो 2 कोष्टक है ना, 2 ब्रैकेट, इनकी ज़रूरत मैथ में पड़ती है, हिंदी में नहीं पड़ती। लेकिन ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसकी ज़रूरत हिंदी में हमेशा पड़ती है। तो कोष्टक का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, एकांकी अथवा नाटक में। जब एकांकी अथवा नाटक को रंगमंच पर संकेतों को एकांकी अथवा नाटक के रंगमंच संकेतों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे सैनिक, एकांकी चल रही है, सैनिक आया, सैनिक ने राजा को देखकर कहा प्रणाम। सैनिक आया, सैनिक ने राजा को देखा तो प्रणाम बोलेगा ही। तो जो प्रणाम बोलने का जो पोर्शन है, प्रणाम करते हुए, इसमें आपने ब्रैकेट लगा दिया, महाराज की जय हो। आमतौर पर जो आप नाटकों में, एकांकियों में देखते रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसमें आप राजा का भी आप जो है संवाद दे सकते थे, महाराज, फिर ब्रैकेट मुस्कुराते हुए, ऐसे सिर हिला दिया, या फिर कहो सैनिक क्या बात है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड, जो सेकंड कंडीशन है वो है किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी हम ब्रैकेट का, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए। सत्यवान कौन था? सावित्री का पति। सावित्री ने सत्यवान अपने पति के प्राण बचाए। तो सत्यवान तो उसका नाम है, लेकिन अब जिनको नहीं पता सत्यवान कौन है, वह जिन्होंने कहानी देखी है उन्हें तो पता है सत्यवान कौन है। जिन्होंने नहीं देखी, आप नए युग के बच्चे हैं, आपने नहीं मालूम सत्यवान कौन है, तो बताने के लिए, एक अनजान व्यक्ति को बताने के लिए कि सत्यवान कौन है, तो उसमें ब्रैकेट में दिया है उसका पति या अपने पति के प्राण रक्षा की। इसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो आप ऐसे डॉट लगा देते हैं किसी भी शॉर्ट के आगे, जब किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एम ए, तो आप इतना लंबा नहीं लिखते, मास्टर ऑफ आर्ट नहीं लिखते, आप लिखते हैं MA, 2 अक्षर में बस। BA, बैचलर ऑफ आर्ट, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये आप ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में बच्चों आप देखें, वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, आप आमतौर पर पढ़ते हैं, मैंने आपको बहुत पढ़ाया है। इसके बाद है नंबर 13, त्रुटि परक या हंस पद। हंस पद ये चिन्ह है, इसमें आप देखते हैं जब लिखते समय हम फ्लो में लिख रहे होते हैं और लिखते समय हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, कोई वाक्य, कोई शब्द या कोई अक्षर छूट जाता है, उस समय हम हंस पद का यूज करते हैं। जैसे सूरदास सूरसागर की रचना है, रचना की, सूरदास सूरसागर की रचना की। अब कुछ अटपटा लग रहा है ना, सूरदास सूरसागर की रचना की, आपको अटपटा लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रह गया है, तो हमारे पास फिर हमें याद आया कि सूरदास ने सूरसागर की रचना की, तो ने हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ हंस पद लगाया और ऊपर ने लिख दिया। जो भी हमारा छूट जाता है वो शब्द या अक्षर हम ऊपर लिख देते हैं। विराम चिन्हों में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, कहीं कोई दुविधा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मन लगा कर पढ़ें, अपने माता पिता की बात मानें, खुश रहें और सबको खुश रखें और ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।